चलो, आज हमको क्या देखना है, एटम के बारे में। मतलब पूरा मैटर, एटम, पूरे एटम से मैटर कैसे बनता है, ये पूरा टेबल समझना है हमको। ठीक है, एक एक चीज देखेंगे हम। सबसे पहले हम मैटर किसे कहते हैं, राइट। तो बेटा मैटर उसे कहते हैं जो भी हमारे आजू बाजू में है, सब कुछ जो कुछ भी है, ये पत्थर, चेयर, पेन, नोटबुक, ये सब मैटर जिसके पास वॉल्यूम है और जिसको मास है, इन दोनों चीजों को होना चाहिए, तब उसको मैटर बोलते हैं। तो जो जो चीजें तुमको दिख रही है वो मैटर है। एयर नहीं दिख रही लेकिन मैटर है, क्योंकि उसको मास है, वॉल्यूम है, राइट। सो मास एंड वॉल्यूम इज द क्राइटेरिया फॉर मैटर। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई पत्थर है, तो ये किससे बना है, तो इसको तोड़ के तोड़ के तोड़ के तोड़ के देखा, सबसे लास्ट में गए, बहुत ही छोटा सा इसका पार्टिकल बनाया, तो सबसे छोटा पार्टिकल उसको बोलते हैं इसका एटम। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी अब नीचे से, एटम से। मतलब मैटर का बहुत ही छोटा पार्टिकल, उसे एटम कहा जाता है। अब इस एटम के अंदर क्या है, देखो, कोई भी एटम है तो उसके अंदर रहता है ऐसा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ऐसे बाजू में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन, नियरली सर्कुलर मोशन करते हैं, ऐसा समझ लो अभी तक। आगे चल के डिटेल्स है इनके, तुमको बेसिक लेवल में समझो कि ऐसे घूमते, जिस पाथ में ये घूमते हैं इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है, या फिर शेल भी कहा जाता है। और ये जो अंदर है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। और इन दोनों को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब दो चीजें, कौन दो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इनके बारे में डिटेल में तुमको आगे लगेगा, लेकिन अभी इस वीडियो के लिए बस तुमको इतना काम है। और बाजू में जो घूम रहे हैं इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज रहता नहीं। तो ऐसा है तुम्हारा एटम, बीच में न्यूक्लियस और बाजू में घूमने वाली इलेक्ट्रॉन। चलो, अब इन एटम के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एटम्स आर नॉट स्टेबल, ये नेचर में नहीं पाए जाते। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ये ऑक्टेट वगैरह क्या है, वैलेंसी के वीडियो में आगे देखना, ठीक है। इनके लास्ट शेल में नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता, यानी इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे रहते हैं 2,8,1। तो ये जो लास्ट शेल है, तो इसमें ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, जिसके बारे में बाद में। तो ज्यादातर एटम क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, अकेले नहीं रह पाते, इसीलिए वो कंबाइन होते। स्टेबल नहीं है, देयरफॉर दे कंबाइन, एक कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और बनता है मॉलिक्यूल। तो जो पीरियोडिक टेबल में तुमको दिखाई देते हैं ये सिंबल्स, एच, ओ, नाइट्रोजन, सोडियम, मान लो पोटेशियम, ये सभी एटम्स है अकेले। लेकिन ये अकेले रह नहीं पाते, ज्यादातर एटम अकेले नहीं रह नहीं पाते। हाँ, नोबल गैसेस रह पाते हैं, उनकी स्टोरी बाद में देखेंगे। नोबल गैसेस 5-6 छोड़ के बाकी सभी अकेले नहीं रह पाते। तो अकेले नहीं रह पाते तो वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। कंबाइन कैसे होते हैं, केमिकली। केमिकली कंबाइन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन की लेन देन होने से, शेयरिंग होने से कॉम्बिनेशन होता है उनका, और बनता है तुम्हारा मॉलिक्यूल। सो एटम कौन कौन है, एच है, ओ है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ये सब एटम है, लेकिन ये अकेले रह नहीं पाते। बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको एटम के बारे में। दे आर नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी के एटम स्टेबल नहीं है, और इसीलिए वो कंबाइन होते हैं। सो एटम्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल, दे फॉर्म मॉलिक्यूल, राइट। पहले तुम देख लो, ये पूरा का पूरा टेबल ऐसा है, ये चाहे तो इसको लिख लो, क्योंकि अब इसके ऊपर मैं बहुत कुछ लिखने वाला हूँ। चलो, ये हो गया काम। अब मॉलिक्यूल कौन है, मॉलिक्यूल फिर दो एटम एक साथ आने के बाद मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, एच और एच एक साथ आए तो H2, O और O एक साथ आए तो O2, H और O एक साथ आए तो H2O। अब ये H2O ही क्यों, H3O3 क्यों नहीं, उसके लिए रूल है जो तुमको आगे होंगे, अभी मैं बस बता रहा हूँ। फॉर्मूले फिक्स रहते हैं। मान लो कि तुम्हारा कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ आए तो फिर CO2,
ये सभी मॉलिक्यूल्स है जिनमें एक से ज्यादा एटम रहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल में भी दो तरीके होते हैं बेटा। इस मॉलिक्यूल में भी ये देखो, ये टेबल पूरा एक बार देख लो, इसके एरो भी बनाता हूं मैं किस तरीके से है। ये ऐसा है, इधर से इधर है, लेकिन इधर से ऐसा ऊपर है, ये ऐसा, ठीक, इधर ऐसा, ये एरो इस तरीके से। जब पूरा टेबल समझाऊंगा तो समझ में आएगा क्या है ये। राइट। अब मॉलिक्यूल के दो तरीके होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी दोनों के दोनों एटम इनमें सेम रहते हैं। राइट। अब मैंने क्या बताया, एटम अकेले अनस्टेबल रहते हैं इसलिए वो कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल देखो तुम, जैसे कि H और H दो एक साथ आए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, तो इन दोनों को चिपकाने वाला जो फोर्स होता है, एक दूसरे के साथ चिपकाने वाला फोर्स, द फोर्स दैट बाइंड्स टुगेदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस बॉन्ड के दो टाइप होते हैं, आयोनिक और कोवैलेंट, जिसके बारे में आगे समझेगा तुमको। अभी इतना ही है, दो एटम को अनस्टेबल होने की वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइन होना पड़ता है और उन दोनों को जोड़े रखने वाला फोर्स उसे बॉन्ड कहते हैं। राइट। अब एक दूसरे के साथ कंबाइन होने पर जो फॉर्म होता है वो मॉलिक्यूल है। उसके दो तरीके हैं, टाइप्स है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक यानी दोनों के दोनों एटम सेम, जैसे कि H2, दोनों हो या तीनों हो, जैसे कि O2, हाँ ओजोन है तो फिर O3, तीन एटम सेम है, सल्फर है तो उसमें S8 एंड सो ऑन, सो दे आर कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जबकि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, जिनमें अलग अलग तरीके के एटम्स एक साथ आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आए तो H2O, सल्फर और ऑक्सीजन आए तो SO2, कार्बन ऑक्सीजन आए तो CO2, ये सभी हेटेरो एटॉमिक है, या फिर H2SO4। राइट। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को ही एलिमेंट कहा जाता है और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को ही कंपाउंड कहा जाता है। ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं, बस थोड़ा फर्क है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट में। अगर अकेला है तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, और ऐसे कई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक साथ है तो उसे एलिमेंट बोलेंगे। सो व्हाट इज एलिमेंट, डेफिनेशन चाहिए तो लिख लो तुम, जो भी मैं बता रहा हूं। मैंने बॉन्ड की डेफिनेशन बताई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड। तो अब एलिमेंट बता रहा हूं। एलिमेंट इज एग्रीगेशन ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अकेला H2 है तो उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल। अगर ऐसे H2 कई है, मान लो ऐसा एक बॉक्स है, इसके अंदर H2 के कई सारे मॉलिक्यूल है, मतलब एक से ज्यादा होने चाहिए, सो दिस इज द एग्रीगेशन, कलेक्शन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। collection of homoatomic molecules is called element, whereas collection of heteroatomic molecules is called as compound। जैसे कि ग्लास के अंदर वाटर है, सो वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल हो गए तो उसे कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कई बुक्स में तुमको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और एलिमेंट सेम है ऐसा बताएंगे, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल और कंपाउंड सेम है ऐसा बताएंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। चलो, इस तरीके से हम एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड एलिमेंट तक आ गए। अब याद रखना, एक अकेला कंपाउंड अगर किसी ग्लास के अंदर है, किसी बॉक्स के अंदर है, तो उसे भी प्योर बोलेंगे और एलिमेंट को भी प्योर ही बोला जाता है। अब जरा उल्टा चलेंगे। चलो, कोई भी मैटर हो तो उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्योर और दूसरे होते हैं इम्प्योर। मैटर यानी कलेक्शन ऑफ मेनी एटम्स, कलेक्शन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स, ऐसा समझ लो तुम। राइट। तो मैटर के दो टाइप है, प्योर, इम्प्योर। प्योर में कौन कौन आता है, कंपाउंड, एलिमेंट, ऐसा याद रखो। अब इसको प्योर क्यों बोलेंगे, इम्प्योर क्यों बोलेंगे, वो धीरे धीरे सब तुमको समझेगा। अभी तो ये बेसिक फटाफट क्रैश कोर्स की तरह हम ले रहे हैं कि तुमको समझना चाहिए क्या है। राइट। सो प्योर, राइट। तो देखो आगे, अब मैटर। तो मैटर है प्योर, प्योर में दो टाइप है, कंपाउंड और एलिमेंट। और ये कंपाउंड एलिमेंट तक कैसे आए हम, ये बताया मैंने तुमको। राइट। अब मैटर के दूसरे टाइप्स होते हैं, उसे इम्प्योर बोला जाता है या फिर मिक्सचर। ये क्या होता है, एक से अलग कंपाउंड एक साथ अगर है तो उसे इम्प्योर या फिर मिक्सचर बोला जाता है, इम्प्योर मैटर या फिर मिक्सचर। देखो, एक से अलग एटम एक साथ आने पर मॉलिक्यूल बनता है, एक से अलग एटम, और एक से अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स एक साथ आने पर उसे मिक्सचर बोला जाता है, या फिर एक से अलग कंपाउंड्स या फिर एक से अलग एलिमेंट।
मतलब देखो, ऐसा तुम्हारे पास कोई बॉक्स है, इसके अंदर H2O भी है और CO2 भी है, तो ये हो गया इम्प्योर मैटर। याद रखना है, अगर सिर्फ H2O है तो ये प्योर मैटर ही है, इसमें एटम्स अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूल्स एक ही तरीके के हैं, इसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। और उसके अंदर जो है उसे एटम, इसके अंदर एटम्स तो अलग है ही लेकिन मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग तरीके के हैं। देखो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल है तो उसे इम्प्योर बोलेंगे। ज्यादातर मैटर तो हमारे आजू बाजू में इम्प्योर ही रहता है, राइट। अगर तुम्हारे पास ऐसा है H2, H2, O2, H2, N2, तो ये भी तुम्हारा इम्प्योर मैटर ही है, राइट। सो इम्प्योर मैटर यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर मैटर, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर मैटर, या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम है लेकिन डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं है, याद रखना। कंपाउंड इज या फिर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ different types of atoms, whereas impure matter is physical combination of different types of molecules। तो ठीक है, ठीक है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल और इम्प्योर मैटर में कंफ्यूज नहीं होना है। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जबकि इम्प्योर मैटर में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फिजिकली कंबाइन। अब फिजिकल कॉम्बिनेशन यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं होती, केमिकल कॉम्बिनेशन यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती, जिसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ोगे तुम, मतलब आगे वाले वीडियोस में। चलो अब ये केमिकल कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन थोड़ा वीक होता है। अब इम्प्योर और मिक्सचर, ये जो है इम्प्योर या फिर इसको मिक्सचर भी बोलते हैं इम्प्योर मैटर को, उसके दो टाइप है, एक है होमोजेनस, दूसरा है हेट्रोजेनस। होमोजेनस का मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा कंपाउंड्स है लेकिन अलग अलग दिखते नहीं। जैसे कि तुम वाटर ले लो और उसके अंदर शुगर को पूरा डिजोल्व कर दो या फिर साल्ट को, तो तुमको ये शुगर और वाटर अलग अलग नहीं दिखेगा, पूरा यूनिफॉर्म दिखता है। ये मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, अभी डिटेल में नहीं जा रहा, ऐसा मान लो। मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर भी देखोगे तो भी तुमको अलग अलग दिखेगा नहीं, उससे कहा जाता है होमोजेनस सॉल्यूशन, मतलब होमोजेनस मैटर, जिसका दूसरा नाम है सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन। इसको दूसरा नाम है सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। हेट्रोजेनस वो होते हैं कि जिनको देखने पर तुमको दो फेजेस, दो अवस्थाएं दिखती है। मतलब जैसे कि पानी ले लो और पानी के अंदर रेत डालो, रेत, तो तुमको रेत भी अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा। हाँ, अब दूध, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूध को देखोगे तो दो अलग अलग चीजें दिखती नहीं, दूध, मिल्क, लेकिन फिर भी वो इम्प्योर है, क्योंकि ये देखने का मतलब है आपको माइक्रोस्कोप से देखना है, माइक्रोस्कोप से, मतलब नेकेड आई से नहीं। सो ये जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन है होमोजेनस और हेटेरोजेनस, दिस इज नॉट एज पर नेकेड आइज, इट इज बाय माइक्रोस्कोप। सो सॉल्यूशन क्या है? द मिक्सचर in which two phases appear homogeneous. Two different phases are not observed even under microscope. Homogeneous क्या है? Heterogeneous क्या है? When seen under microscope, you will see two different phases. बस इतना है। ये कोलाइड का कैसा है? माइक्रोस्कोप के अंदर अगर मिल्क को देखोगे तो तुमको वाटर और ऑयल के ड्रॉपलेट अलग अलग दिखते हैं। सो दिस डेफिनेशन इज एज पर माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली क्या रहता है, सॉल्यूशन हो या कुछ भी, इसमें दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट रहते हैं। तो एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जैसे कि पानी है सॉल्वेंट है, और उसके अंदर तुमने शुगर डाला, उसको बोलते हैं सोल्यूट। सो ये सोल्यूट के जो पार्टिकल है उनके साइज के बेसिस पर भी इन तीनों का डेफिनेशन रहता है। तो ये सोल्यूट के पार्टिकल इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखते। मतलब यहाँ पे साइज जो होती है पार्टिकल की साइज, पार्टिकल की साइज वो लेस देन 1 नैनोमीटर रहती है। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। कोलाइड में
1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक रहती है। माइक्रोमीटर एंड 10⁶, ये है कोलाइड में साइज। और सस्पेंशन में 1 माइक्रोमीटर से भी बड़े बड़े होते हैं पार्टिकल। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा टेबल है, इसको आप रट लो पूरा, पहले समझ लो फिर रट लो।